हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बहुत ही बड़ा सा पैलेस दिखा, जहाँ पे अलायंस लीडर हॉल में हम कुछ लोगों को देखते हैं। वहाँ पे हमें अलायंस लीडर तियान हिजीन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ पढ़ रहे होते हैं। फिर हम एडवाइजर गोल शयांग को देखते हैं। फिर कोई बोलता है बर्फ़ गिर रहा है। फिर एडवाइजर गोल बोलता है कि बर्फ पयो का चाइल्ड इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता होगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ, शायद वो अभी खेल रहा होगा और मजे कर रहा होगा। फिर अलायंस लीडर बोलते हैं तुमने बोला था तुम्हारा बच्चा अभी 3 साल का होगा, राइट? ये सुन के वो लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर एस्कॉर्ट लीडर बैक पायो बोलते हैं सर वो अभी 6 साल का है। ये सुन के अलायंस लीडर मन में सोचते हैं क्या? फिर वो बोलते हैं इतना टाइम बीत गया, मुझे तो अभी पता ही नहीं चला। वॉरियर बैक पायो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर एडवाइजर गोल बोलते हैं सर आपने ये सेम क्वेश्चन कुछ दिन पहले एक बार और पूछा था। ये सुन के अलायंस लीडर बोलते हैं क्या? ये सुन के अलायंस लीडर मन में सोचते हैं आखिरकार इन दिनों में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको साइड में रखो। बैकपायो वो बंदा है जो कि मेरे साथ कुछ सालों से है, कुछ 10 सालों से, 10-20 साल। एनीवे, बैकपायो का बेटा, क्या वो लड़का था या लड़की? मुझे तो उसका जेंडर भी नहीं याद। फिर कोई पीछे से बोलता है सर, जो कि एडवाइजर गोल होते हैं, जो कि बोलते हैं सर आप ठीक है? जो सुन के अलायंस लीडर बोलते हैं हाँ मैं फाइन हूँ। फिर वो बोलते हैं देख कैसा लग रहा है कि मैं बुरा हो रहा हूँ। ये सुन के वो लोग बोलते हैं नहीं सर, अब अभी भी हेल्थी हो। फिर अलायंस लीडर मन में बोलते हैं बहुत टाइम बीत गया, अब तो शायद 40 साल हो चुके हैं जिस टाइम पे मैंने अपनी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करके रखा था। फिर वो एडवाइजर गोल से बोलते हैं एडवाइजर गोल किस टाइप का पर्सन हूँ मैं? जो सुन के एडवाइजर गोल बोलते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला, मैं बस सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मन से कि किस टाइप का पर्सन हूँ मैं। ये सुन के वो लोग कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाते हैं। फिर एडवाइजर गोल बोलते हैं आप ग्रेटेस्ट पर्सन हो जैंग हूँ मैं। फिर अलायंस लीडर मन में सोचते हैं द ग्रेटेस्ट पर्सन इन जैंग हूँ। फिर एडवाइजर गोल बोलते हैं मार्शल गॉड टियान हुईजिन। फिर अलायंस लीडर अपने मन में सोचते हैं इन नेम मैंने तब रिसीव की थी जब मैंने स्वॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर एंड फिस्ट किंग को हराया था अपने 20s की एज में। मुरीम अलायंस के सब लोगों को एक साथ लाने के बाद मैं मुरीम अलायंस की अलायंस लीडर बन गया। आगे वो बोलते हैं मुरीम अलायंस के लीडर बनने के बाद मैंने अपना बहुत टाइम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के साथ फाइट करते हुए बिताई। उन्होंने बोला मैंने उन सब अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों को मार डाला एंड मैंने डिमोनिक कल्ट के ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट को भी डिस्ट्रॉय कर डाला। मैंने उन सब को मौत के घाट पर डाला। उन लोगों ने मुझे खाने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। जब सोने जाता था तब रात का अटैक करते थे, बट मैंने उन सब को मौत के घाट पर डाला। एंड तब से जियान हू के लोग मुझे कहने लगे आयरन ब्लडेड अलायंस लीडर एंड द अलायंस लीडर ऑफ द पनिशमेंट। मेरे मर्सिलेसली सबको मारने के लिए मुझे ये टाइटल मिला। पीछे से एडवाइजर गोल बोलते हैं आप तियान जिहू के सुप्रीम हो, आप सिंबल हो राइटियसनेस के, आपकी एग्जिस्टेंस ही जियान टू है, आप खुद ही जियान टू हो। फिर एडवाइजर गोल चिंता में बोलते हैं सर आप इन अनयूजुअल से डिफरेंट लग रहे हैं, क्या आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं? आपको अजीब लग रहा है कुछ? इस बात में अलायंस लीडर बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें शायद अभी वापस जाना चाहिए। और तुम्हें भी बैक पायो, तुम पिछले कुछ दिनों से घर नहीं गए, तुम्हें घर जाना चाहिए। आज मुझे एस्कॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो होम। ये सुन के वॉरियर बैक पायो भी थोड़े टेंशन में लग रहे होते हैं, पर फिर भी वो दोनों बोलते हैं हम समझ गए, प्लीज़ एक अच्छी रेस्ट लीजिए। उन लोगों ने बोला मैं ही जानती हूँ। हाँ, अगर तुम इतना अचीव कर लेते हो जन्म के बाद एक पर्सन के लिए तो फिर पूछने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ भी हो, फिर चाहे जो कुछ भी हो, मैंने एक एग्रेसिव लाइफ जी है। फिर अचानक से अलायंस लीडर को कुछ होता, उन्हें अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हैं ये अचानक से क्या हो रहा है। फिर वो उधर ही गिर जाते हैं। फिर उनके जब आंखें खुलती है तब वो देखते हैं कि वो एक डिफरेंट प्लेस पर है। तो वो मन में सोचते हैं ये कौन सी जगह है।
बोलते हैं मुझे मेडिकल हब की स्मेल आ रही है, क्या मैं बेहोश हो गया था? एडवाइजर गोल्ड शायद मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। क्या उसको कोई चांस है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेहोश हो जाए? ये क्या है? मेरा डेंटियन पूरा एम्प्टी क्यों है? क्या है क्यूआई डिस्गाइजिंग पॉइजन है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि मुझे क्यूआई डिस्गाइजिंग पॉइजन दिया जा सके। वो मुझ पर काम ही नहीं करेगा। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि चिंता में बोलते हैं क्या तुम उठ गए? फिर वो लेडी आगे आके बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर हमें अलायंस लीडर को दिखाया जाता है जो कि अभी जवान हो चुके हैं, मे भी रीइंकार्नेट हो गए होंगे। वो उस लेडी से पूछते हैं कौन हो तुम? फिर वो मन में सोचते हैं मेरे वॉइस के साथ क्या दिक्कत है? फिर वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है क्या तुमने जिस टाइम मुझसे पूछा कि कौन हूँ मैं? अलायंस लीडर बोलते हैं यस सही है, मैंने पूछा। फिर वो लेडी गुस्से में बोलती है क्या ये सही है? फिर वो हमारे एमसी को जोर का मुक्का मारते हैं। पीछे से उनका हस्बैंड बोलता है अरे रुक जाओ। फिर वो गुस्से में बोल हमसे बिलोंग करके भी ये इनफ नहीं है कि तुमने अभी ये बोला कि कौन हो तुम? हमारा एमसी फिर भी बोलता है प्लीज मुझे बताइए कौन हो आप? वो चिल्लाते हुए बोलती है मैं वो हूँ जो पूरी रात तुम्हारे लिए टेंशन कर रहे थे। हमारा एमसी फिर भी कंफ्यूज हो। फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम यूजलेस लड़के कि यही तुम्हें बोलना था अपनी माँ से। पीछे से उसका हस्बैंड रोकते हुए बोलते है माय डियर प्लीज रुक जाओ। फिर वो बोलता है वो अभी तक अपने सेंस में नहीं आया जब उसने अपनी कॉन्शियसनेस लूज की थी। अब सामने से उसकी माँ चिल्लाते हुए बोलती है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे इसको मारना है। उसकी माँ चिल्लाते हुए बोलती है मर जाओ इसके बदले। हमारा एमसी मन में सोचता है क्या ये कोई ड्रीम है? हाँ ये ड्रीम ही होगा वरना। फिर वो जब आईने में अपना चेहरा देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो मन में बोलते हैं क्या ये मैं हूँ? फिर वो स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ मुझे पता ही था एक ड्रीम है, पर ये ड्रीम कुछ ज़्यादा रियल नहीं लग रहा और मेरा हेड भी दर्द कर रहा है। फिर अपना एमसी अगेन अनकॉन्शियस हो जाता है पर उसकी माँ स्टिल उसको गाली दी जा रही होती है। फिर शाम के वक्त हमारे एमसी की आंखें खुलती है अगेन। एमसी जब आसपास देख एंड सोचता है हैं मुझे तब तक अलायंस लीडर बन के उठना चाहिए था ना, पर क्या ये ड्रीम नहीं है? ये हो ही नहीं सकता कि रियलिटी और ड्रीम के बीच में मैं इतना ज़्यादा डीप घुस जाऊँ। आखिरकार इस दुनिया में ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने 70 इयर्स ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल थिंग्स देखी है बट रीइंकार्नेशन एंड और क्या, मेरे पास मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी है। फिर कोई आके बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वो चाय और खाना कुछ नीचे रखते हुए बोलते हैं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया पिछले दिन की वजह से। हमारे एमसी बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर हम मन में सोचते हैं ऑनेस्टली मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बंदे के बारे में कि ये यंग मैन क्या कर रहा था। सो ये गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूँ कि मुझे याद ही नहीं है कुछ। फिर वो कुछ स्मक करते हुए बोलते हैं तुम्हें सच में याद? तुम अभी भी सेम इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो। इरेस्पॉन्सिबल मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो। हमारे एमसी मन में सोचता है इरेस्पॉन्सिबल पर्सन? जब मैं अलायंस लीडर था मैं अपने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को लेकर फुल क्लियर। जब मैं डिफिकल्ट को फेस करता था तब मैं सिचुएशन को कभी ब्लेम नहीं करता था। मैं अपनी सवरनिट्स के लॉयल्टी पे बिलीव नहीं करता था एंड मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था अपनी ड्यूटीज़ की। पीछे से वो जा रहे होते हैं पर क्या अभी मैं इरेस्पॉन्सिबल कौन हूँ? वो जाते हुए थोड़ा रुकते हैं और पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं तुम इस फैमिली के लिए एक शेम हो। ये सुनकर हमारे एमसी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। आखिरकार इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है सब सारे लोगों से? ये कितना थका देने वाला है। फिर एक लड़का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है क्या तुम उठ गए? वो नीचे बैठते हुए बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे उस लड़की से? और मोर क्या है तुम एक शराबी भी हो। और एमसी बोलता है अब तुम कौन हो? वो मुंह बनाते हुए हाँ मैंने सुना है तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट के बारे में पिछले लोगों से। वो लोग बोल रहे थे कि तुम एक्ट कर रहे ऐसा जैसे कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। अगर मैं तुम्हें ऐसा भी देखता हूँ तो भी तुम फुल ऑफ ट्रिक्स भरे पड़े होते हो। अगर तुम इस सिचुएशन को अच्छे से देखते तो नहीं छोड़ो तुम इन्हें सुन लो किसी भी कीमत पे। प्लीज़ यंग मास्टर मार्शल आर्ट सीखिए थोड़ा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम एक और चीज़ पूछ रहा हूँ। फिर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ एक्टिंग बंद करो, ये और अच्छा नहीं लग रहा। और मेरा नाम गांग तू है, हम इसे गांग बुलाएंगे। अच्छा है चला। हमारा एमसी बोलता है गांग तू नर्ड्स हेड।
फिर वो बंदा बोलता है, गांग बोलता है, तुम ऐसे क्यों बन गए? हमारा एमसी बोलता है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। फिर वो बंदा बोलता है, मैंने बोला है तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो। हमारा एमसी बोलता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर वो बोलता है, क्या सच में? हमारा एमसी बोलता है, हाँ भाई हाँ। फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे? हमारा एमसी बोलता है, कितना था वो बोलता है, 2 टाइम्स। फिर हमारा एमसी पीछे पॉकेट में हाथ देते हुए बोलता है, सच में? क्या मेरे पास मनी भी है? फिर वो मनी निकालते हुए बोलता है, हाँ मेरे पास सच में, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर वो शॉक होते हुए बोलता है, ये सच है? सच में तुमने अपनी मेमोरी खो दी है? हमारे एमसी बोलता है, क्या अब तुमने ऑल ऑफ सडन मेरे पर बिलीव कैसे स्टार्ट कर दिया? फिर वो बोलता है, आखिरकार मैं इस दुनिया में जी कैसे रहा था जब सब लोग मुझे उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। वो बोलता है, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? हमारे एमसी मन में सोचता है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा अजीब कांडाने की है। फिर हमारा एमसी बोलता है, मोस्ट रिसेंट वन से स्टार्ट करो, मतलब जो अभी भी हुआ है उससे बोलो। तुम तब रिजेक्ट हो गए थे जब लेडी सॉन्ग से मिलने गए थे, जब तुम रिजेक्ट हो गए थे तो तुम उनके साथ रूडली बात करना स्टार्ट कर दिए थे, और तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी थी तो तुमने अपनी कंट्रोल लूज कर दिया। एंड हमारे एमसी उसके बात को काटते हुए बोलता है, अरे ये लेडी सॉन्ग है कौन? वो शॉक होते हुए बोलता है, लेडी सॉन्ग को तुम भूल गए लेडी सॉन्ग को? हाँ भूल गया। हमारे एमसी बोलता है, हाँ भूल गया। वो बोलता है, लेडी सॉन्ग फैमिली का सक्सेसर, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है इस पूरे शांग बियोंग में, वो स्ट्रांग है, परफेक्ट है, वगैरह वगैरह। और मैं बेहोश हो गया था, उसका क्या? और रियलिटी ये है कि वो तुम्हारी फियांसे है। के बाद ये सुनने के बाद तुम्हारे एमसी का चेहरा ही उड़ जाता है। फिर वो हमारे एमसी की बेइज्जती करते हुए बोलता है, हाँ उसका हस्बैंड जो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, और यही है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस कि उसने अरेंज मैरिज कर लिए तुम जैसे आदमी के साथ। फिर हमारे एमसी कुछ देर शांत होने के बाद बोलता है, क्या अगर मैं तुम्हें एक पंच मारूं तो क्या तुम ऑफेंड हो जाओ? वो डरते हुए बोलता है, क्या तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरा हाथ ऐसा बोल रहा है कि मुझे शायद तुम्हें पंच मारना चाहिए। फिर वो मक्खन लगाते हुए बोलता है, आपके और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक अरेंज मैरिज से काफ़ी ज़्यादा यंग मास्टर। क्या सच में? फिर उसे उस बुढ़े की बात याद आती है जो उसने बोला था, तुम इस फैमिली के लिए एक अपमान हो। तो उस एक्सीडेंट को क्या हुआ जो कि पहले हुआ था? गोंग बोलता है, तुम गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार गए, तुम हमेशा पीते रहते हो, फाइटिंग करते रहते हो, दौड़ते रहते हो, घर से भाग जाते हो, हमेशा बोलते रहते हो तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो, और वगैरह वगैरह। फिर हमारा एमसी बोलता है, बहुत हुआ, इस जैसे बंदे को उसके माँ ने सिर्फ उसके थप्पड़ मारा, अगर मैं उसकी जगह होता तो इसको मार डालता। फिर वो बोलते हैं, गांग तुम्हारे लिए मैं कैसे पर्सन हूँ तुम्हारे लिए? गांग तो इसका चाहते हुए बोलता है, क्या मैं सच बोल सकता हूँ? हमारा एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स बोलो, दिस इज योर चांस। फिर वो सांस छोड़ते हुए बोल, तुम एक कचरे हो, एक कचरा। फिर उसे एडवाइजर गोवा की बात याद आती है जिसने बोला था, तुम ही जानटियान हो। वो एक स्माइल देता है। फिर वो मन में सोचते हैं, शायद मैं रियली मर चुका हूँ और एक और लाइफ में जन्म ले चुका हूँ। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, वो बोल रहे होते हैं कि जिस यंग मैन के बॉडी में इनकार्नेट हुआ उसका नाम है बी लिडान। मैं इसे बी बोलूँगा आपसे। इस लड़की की इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा पूर है और इसकी एज जो है 20 साल है और इसके पास 5 ईयर की क्वाई सेंटर एनर्जी है। क्वाई सेंटर एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो कि मेडिटेट करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा करते हैं। फिर वो गांग से बोलते हैं, गांग क्या तुमने कोई रूमर सुना है? वो बोलता है, कौन सी रूमर? कि कोई ट्रेजर मैप या फिर 2 हेडेड स्पीड क्रिएचर अपीयर हुआ ऐसा कोई, या फिर वो बोलता है या फिर कि अलायंस लीडर गुजर चुके हैं। फिर वो बोलता है, नहीं अलायंस लीडर तो ठीक है और एकदम हेल्दी है। हमारे में से मन में सोचता है, 2 दिन हो चुके कि मैं रिइनकार्नेट हो चुका हूँ। अब तक तो यहाँ पे रूमर्स फैल जाना चाहिए था कि अलायंस लीडर मर चुके हैं। क्या वो लोग मेरे डेथ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी
डिस्ट्रक्शन फैल जाएगी अगर सबको पता चल गया कि मूरी में अलायंस लीडर मर चुके हैं। फिर गांग बोलता है अगर रूमर की बात की जाए तो इधर अभी एक रूमर चल तो रहा है। हमरम से बोलता है कौन सा रूमर? ये रूमर ये है कि तुम अपने मेमोरी खो चुके हो मिस सॉन्ग से हारने के बाद। हमने भी मन में सोचता है तो ये रीज़न है कि मैं हर्ट हुआ हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ये सही है, मिस सॉन्ग प्रिटी है, तो क्या बस पॉइंट यही है कि मैंने अपना माइंड लूज कर दिया एंड मिस सॉन्ग से हार गया। फिर गांग बोलता है हाँ ये सच है, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि वो लौटे हैं एंड रूमर्स अभी भी फैल रहे हैं कि वो ईस्ट की बेस्ट ब्यूटी है। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि कैसे लोग लाइन और बस लाइन पे लग रहे थे मिस सॉन्ग को बस एक बार देखने के लिए? भी बोलता है मुझे कुछ याद। हमारा से मन में सोचता है मैंने बहुत सारे ब्यूटी को डेट किया है, यहाँ तक कि मैंने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्यूटी तक को डेट किया है, बट बात ऐसी है कि उनमें से किसी से भी मैंने ट्रू लव नहीं किया है। बेचारे को ट्रू लव नहीं मिला यार। इसके वैसे रीजन ये है कि मैं यंग एज में ही बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया था। तो जितने भी वुमेन्स में से डेट करने आते वो लोग बस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट को जा रहे थे, मुझे नहीं। वो लोग त्यान ह्यूजियन को नहीं चाह रहे थे, वो लोग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट को चाह रहे थे। उस टाइम से बस स्वॉर्ड ही मेरा एक ओनली लवर बन गया। फिर गांग बोलता है चाहे तुम उनसे हारी क्यों ना गए, स्टिल तुम उनसे मिलना चाहते हो, मैं सही हूँ ना? हाँ? भी बोलता है अभी भूल जाओ इसे। गांग बोलता है भूल जाओ? हमारे से बोलता है भूल जाओ द बेस्ट ब्यूटी ऑफ ईस्ट, अभी इसको भूल ही जाओ। एंड क्या तुम मुझे एक स्वॉर्ड दे सकते? गांग शॉक होते हुए बोलता है एक स्वॉर्ड? सडनली एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए तुम्हें? हमारा एमसी उसे बोलता है ऑफ कोर्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, और किसके लिए मैं स्वॉर्ड मांगूंगा? गांग शॉक होते हुए बोलता है तुम शायद सच में अपनी मेमोरी भूल चुके हो। हमारा एमसी बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मैं सच में मैंने इसे बहुत टाइम से नहीं चलाया, ये हाउस में पड़ा हुआ था। हमारा एमसी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए सोचता है बहुत टाइम हो गया मैंने एक स्वॉर्ड को नहीं पकड़ा अपने हाथ में। जब मैंने पीक को छुआ था तब कोई ऐसा एनिमी था ही नहीं जो कि वर्दी था मेरे स्वॉर्ड को संभालने के लिए, पर फिर भी मैं फेल हो गया था इनविंसिबल स्वॉर्ड रेलम को अचीव करने में। एक ऐसा रेलम जिसमें मैं अपने माइंड से अपने स्वॉर्ड्स को बना सकता हूँ लाइक ऑरा। स्टेट में वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि मैं अपने स्वॉर्ड से नहीं काट पाता, बट नाउ मैं रिवॉर्ड हो चुका हूँ। फिर बीच में गांग बोलता है यंग मास्टर क्या आप स्वॉर्ड इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि आप मिस सॉन्ग से बदला लेना चाहते हो? हमारा उनसे स्वॉर्ड को उसके अंदर रखते हुए बोलता है क्या? गांग ने सुनकर बोलता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मुझसे बोलता है किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारा मुझसे मन में सोचता है अगर हम इसका फेस को देख गए तो ये मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल बॉडी का ऑनर कैसा पर्सन था। फिर बी की माँ आते हुए बोलती है क्या यही रीज़न है तुम्हारे स्वॉर्ड को पकड़ने का? फिर वो बोलती है क्या यही रीज़न है कि तुम हार्म करना चाहते हो मिस सॉन्ग को? हमारा एमसी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं। फिर तुम इस स्वॉर्ड को क्यों होल्ड कर रहे हो? आखिरकार कितने सालों से इस बंदे ने कोई स्वॉर्ड नहीं पकड़ा कि बस एक बार स्वॉर्ड पकड़ने से मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमारा एमसी सीरियसली होते हुए बोलता है अभी मैं सीरियसली मार्शल आर्ट को ट्रेन करने वाला। उसकी मॉम बोलती है तुम मार्शल आर्ट को ट्रेन करने वाला? उसकी मॉम गुस्से में बोलती है फिर से तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते रहते हो, तुम ये सोचते हो कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो। मैडम से बोलता है मॉम मुझे नहीं पता कि इस स्वॉर्ड के साथ मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, पर एटलीस्ट मैं अपने फियोंसे को तो इस स्वॉर्ड के साथ कभी स्लैप नहीं करने वाला, या फिर मैं इसको यूज़ करूँ वीक लोगों को बचाने के लिए। ये सुन के उसकी मत दंग रह जाती है। मैंने मार्शल आर्ट को इतना ट्रेन किया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी फैमिली को स्टार्ट भी कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस बिलियन की बॉडी में क्यों रिइंकार्नेट हूँ, पर जब तक मैं इस बॉडी में हूँ मैं इस बॉडी की तरह ही जीऊँगा। बे बोलता है प्लीज़ मदर चिंता मत कीजिए मेरी। उसकी मदर जस्ट स्टिल होती है। कुछ दिन में बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे हमारे एमसी कल्टिवेट कर रहा होता है, वो सारी एनर्जी को डंटियान में एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है, वो कर ही लेता है। बी मन में सोचता है
फाइनली मैंने कर लिया। मैंने इस 5 ईयर की पूरी मार्शल एनर्जी को रिफाइन करके मैंने 5 ईयर्स की प्योर मार्शल आर्ट एनर्जी में बदल दिया है। ये तो अच्छी बात थी कि मेरे पास मेरी सेक्ट की QI टेक्निक, QI ब्रीडिंग टेक्निक थी। अभी से मुझे इंटरनल आर्ट और QI मार्शल आर्ट और अलग अलग मार्शल आर्ट ट्राई करनी चाहिए, सीखनी। तभी गेट खोलता है और गांव अंदर आते बोलता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो समय फाइनली आई कि एलायंस लीडर मर गए। गांव डरते हुए बोलता है कौन सी बात कर रहे हो तुम, मेरी सॉन्ग आई है। तो भी अपने फादर के साथ उसी तरह शर्माते हुए बोलते हैं तो तुम अभी इतना सीन क्रिएट क्यों करते हैं। फिर वो उधर जा रहे होते हैं और गांग बोलता है यंग मास्टर प्लीज इस टाइम कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। MC बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता। वो घबराते हुए बोलता है आपको एकदम ठीक से अप्लाइज करना है मिक्स सॉन्ग से, क्या समझ गए। MC बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो उधर पहुंच जाता है। उसके फादर बोलते हैं तो फाइनली आ गए। जब और MC इस सॉन्ग की तरफ देखता है तो वो सोचता है वो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है जितना मैंने सोचा था। सो ये रीज़न कि इस बॉडी के रियल ऑनर ने अपना माइंड खो दिया। इस सॉन्ग एक बार उसकी तरफ देखती और फिर अपना आंख दूसरी तरफ कर ले। ये बहुत टाइम हो गया, क्या आप सब ठीक है। हम हमसे वो करते हुए बोलता है ये बहुत टाइम हो गया, क्या आप सब ठीक। मिस सॉन्ग के फादर बोलते हैं हाँ मैं ठीक ही हूँ। हमारा MC मिस सॉन्ग से बोलता है मैं बहुत ही सॉरी हूँ उस इंसिडेंट्स की वजह से। पर मिस सॉन्ग कोई जवाब नहीं दे। मिस सॉन्ग से डैड उसे बुलाता है तो मिस सॉन्ग के फादर MC के फादर बोलते हैं सो सॉन्ग प्लीज़ अपने बेटी को मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी बेटी की है, मेरे बेटे की है। हम यहाँ आए हैं क्योंकि मुझे कुछ बोलना था। मिस सॉन्ग बोलती है हम इधर आए हैं क्योंकि मुझे कुछ बोलना था। हमें बी के डैड बोलते हैं अब बेसिक से कुछ भी बोल सकते हैं। मिस सॉन्ग बोलती है प्लीज़ अरेंज मैरिज को तोड़ दीजिए। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिस सॉन्ग के डैड बोलते हैं आखिरकार तुम्हें एकदम से ये क्या बोल रही हो। मिस सॉन्ग बोलती है क्या कोई अरेंज मैरिज नहीं था, क्या मुझे मेरे खुद के हस्बैंड को चॉइस करने के मेरी खुद की चॉइस नहीं है। ये सुनकर सब स्पीचलेस होते हैं। हमारा MC भी एक स्मार्क देता है। मिस सॉन्ग बोलती है मैं रियली सॉरी हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए, पर फिर भी मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मैं यंग मास्टर को अभी मैरिज करूँ। सो प्लीज़ इस अरेंज मैरिज को तोड़ दीजिए। ये सुन के मिस सॉन्ग के डैड बोलते हैं आखिरकार ये क्या रूडनेस है, क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही बड़ा किया था। सबसे बड़ी चीज़ तुमने मेरे साथ कुछ डिस्कशन भी नहीं किया, तुमने जैसे फैसला ले लिया। MC के डैड भी आगे होते हैं बोलते हैं मिस्टर सॉन्ग प्लीज़ रुक जाइए। शायद उसकी ओन थॉट्स होगी कुछ उसकी खुद की भी थॉट्स होगी। पीछे से हमारा MC भी बोलता है कि मैंने भी इस अरेंजमेंट को कैंसिल करने में इंटरेस्ट हूँ जैसे मिस सॉन्ग है। ये सुन के यही सब शॉक हो जाता है। मिस सॉन्ग के डैड बोलते हैं मैं ट्रूली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ इस बिहेवियर के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और एक बार फिर इस बारे में सोचिए। देखो ज़रा इनकी तो कोई गलती भी नहीं है फिर भी ये अपोलोजाइज कर रहे हैं। सच में इस ओरिजिनल बॉडी ऑनर के आसपास बहुत ही अच्छे लोग थे, बट ये तो एक ओरिजिनल बॉडी ऑनर। फिर भाई बोलता है इसलिए नहीं है कि मैं हर्ट हूँ। सॉन्ग का डैड बोलते हैं देन व्हाई, मैं भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिस लड़की को मैं चाहता ही नहीं। ये सुन के मिस सॉन्ग भी शॉक हो जाती। ये ठीक है अगर दोनों ही इसके खिलाफ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार MC की तरफ देखती है एंड बोलती है आखिरकार तुमने अपने माइंड क्यों चेंज कर लिया। हमें से एक स्माइल करते हुए बोलता है तुमने मुझे बहुत जोर से पंच मार दिया था। ये सुनकर मिस सॉन्ग कुछ नहीं बोलती, फिर वो भी बो डाउन करके चली जाती है। फिर MC की मॉम बोलती है आखिरकार तुम क्या प्लान कर रहे हो करने की। MC बोलता है मुझे माफ़ करना बट मेरा कोई प्लान नहीं है कि अभी मैं एक अरेंज मैरिज करूँ। फिर हमारे MC की मॉम बोलती तो भी तुमने वॉलिन को विजिट क्यों किया था मिस सॉन्ग को। हमारे MC बोलता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ उस वजह से। हमारे MC मन में सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए क्योंकि उस टाइम पर तो ये बॉडी का ऑनर था ना वहाँ पे। फिर हमारे MC की मॉम बोलती है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो उस टाइम में। हमारे MC बोलता है मैं मार्शल आर्ट को ट्रेन करना चाहता हूँ। हमारे MC की मॉम बोलती है तुम सीरियस हो। हमारे MC बोलता है हाँ मैं सीरियस हूँ।
इस दिन हमारे एमसी की मॉम भी कुछ भी नहीं बोलती। हमारे एमसी की डैड उसके मॉम को ले जाते हुए बोलता है अभी हमें चलना चाहिए, हमें बहुत टाइम हो गया एक साथ ड्रिंक किए हुए। हमारे एमसी की मॉम भड़काए हुए बोलती है आखिरकार तुम एकदम से ये क्या बोल रहे हो? हमारे बेटे ने यह बोला है कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा तो हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी मॉम स्टिल बोल रही होती है। उसके डैड बोलते हैं चलो अभी। मुझे सच में बहुत दुख होता है जब मैं इन दोनों के बारे में सोचता हूँ कि ये लोग इस घटिया बंदे को इतना ज़्यादा परवाह कर रहे थे। मुझे डर है कि यह फैमिली मुझे वीक कर रही है, कहीं यह फैमिली मेरी वीकनेस ना बन जाए। मैं वारी था कि प्यार माइंड को वीक कर देता है, क्योंकि मैं कभी हेजिटेट नहीं कर पाया जब मुझे चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता और हमारा एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड में हाफ रहा होता। वो हाफते हुए सोचता शायद मैंने अपने इंटरनल एनर्जी के यूज़ किए बिना अपने स्टेमिना के पीक में रीच कर लिया है। फिर जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड से घर वापस आ रहा वो सामने कुछ देखता है जो कि मिस सॉन्ग होती है। सॉन्ग बोलती है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पे आना चाहती थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं अपोलोजाइज कर सकूँ। बी बोलता है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा। फिर मिस सॉन्ग बोलती है क्या तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था जब तुम ड्रंक थे? तुमने बोला था कि कब जरा देखते हैं कि कब तक ये गुड लुकिंग फेस रहती है। तुम्हें प्राउड एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वीक हो जाऊंगी जब मैं मेरी एज हो जाएगी। वहाँ से बोलता है मैं फिर से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ उस दिन जो हुआ था। मिस सॉन्ग बोलती है तुम सही थे। और मुझे शौक होता है। मिस सॉन्ग बोलती है अभी सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरे गुड लुकिंग के लिए, पर जब टाइम बीत जाएगा तब कोई देखेगा भी नहीं मेरी तरफ। मैं अपने स्किल्स के दम पे अपना नाम बनाना चाहूँगी, ना कि अपने गुड लुकिंग के दाम पे। इसीलिए मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है किसी मैन को डेट करने का। अगर इससे हटे तो मेरी मैरिज को कैंसिल करने का रीज़न ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। इस सॉन्ग बोलती है क्या तुमने सिर्फ इसीलिए एग्रीमेंट को कैंसिल कर क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया? हमारा एमसी एक स्माइल देते हुए बोल जो तुम्हें सोचना है सोच सकते। ये सही है, एक इमोशन आती है जब तुम 20 के होते हो और चली भी जाती है। डेटिंग, ब्रेकिंग, डेट करना, हंसना, रोना, तोड़ देना, इसी वजह से इस रियल बॉडी के ओनर ने इतने सारे मुश्किलें क्रिएट किए हैं। भी बोलता है तुम इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत, मेरे पास कोई थॉट नहीं है कि मैं अपना माइंड चेंज करके एग्रीमेंट को दोबारा लिखूँ। तो सुनकर मिस सॉन्ग शॉक हो जाती है। फिर हमारे एमसी जाते हुए बोलता है अभी से मैं तुम्हारे लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाला, तुम अपने लाइफ को अपनी तरह जी सकती हो। ये बोल के हमारा एमसी यहाँ से चला जाता है। मिस सॉन्ग मुड़ के उसकी तरफ देखती है बट कुछ भी नहीं बोलती। हमारे एमसी जाते हुए सोचते प्रीवियस लाइफ में जब मैं 20 का था बस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ही मैं सेंटर प्लान में जाके ईगल को मारा करता था। मैंने अपने यूथ में कोई शाइनिंग ब्लू कलर नहीं देखा। मैंने अपने यूथ में सिर्फ एक चीज़ देखा और वो था वाइट एंड ब्लड। अगर उससे वापस आया तो मैंने बहुत हार्ड जिंदगी जी है। दरवाज़ा बंद करने का साउंड आता है जब उस पीछे मुझको देखता है तो मिस सॉन्ग जा चुका। फिर हमें बर्फीले पहाड़ का सीन जहाँ पर हमारा एमसी ट्रेनिंग करना आया होता है। वो अपना स्टैंड लेता है, अपने ब्लेड को घुमाता एंड एक टेक्निक परफॉर्म करता जिसमें वो इमेजिनरी कुछ लोगों से फाइट कर रहा हो, जहाँ पे वो उनको बहुत ही इजीली मार रहा हो। वो टेक्निक को यूज़ करते हुए सोचता है मुझे अभी भी याद है जब मैं 13 का था, मैंने कैसे डार्क पाथ के लीडर के दिल को चीर दिया था। मैंने हेवन डिवाइन कल्ट लीडर के हेड तक को काट कर दिया था। फिर वो अगेन एक स्टैंड एंड प्रेशर रिलीज कर जिससे सारे स्नो उसके ऊपर से हट जाते हैं। फिर वो फोकस करता है एंड एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज जो कि जंगल के दूसरी तरफ से भी कोई अगर होगा तो महसूस कर पाएगा। वो जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे सारी स्नो हट चुकी। भी बोलता है, भी सोचता है मार्शल आर्ट इस बॉडी में यूज़ करना बहुत ही आसान हो जितना मैंने सोचा था। क्या इस बॉडी का ओनर टैलेंटेड था? वो मन में सोचता है ब्लाइंड, तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी थी और फिर भी तुमने मार्शल आर्ट को ट्रेन नहीं किया। उसके बदले में तुम एक ऐसी बेकार सी जिंदगी जी रहे थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक नदी का सीन देखते हैं।
जहाँ पे मिस्सून एक बंदे के साथ बात कर रहा होता है और वो बंदा बोल रहा होता है, मैंने सुना है बी आजकल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर। ये सुनकर मिस्सू बोलती है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग? और वो फिर वो बंदा बोलता है, यस, ये कुछ ऐसा है जो वो पहली बार कर रहा है। तो बी फैमिली में सारे शौक है उसके ये हरकत को देख। ऑल तो मुझे लगता है कि वो बस इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हारे सामने अच्छा बन सके। जहाँ पे मिस्सू बोलती है, ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सामने अच्छा बनने के लिए वो सब कर रहा है। ये सुनकर वो अंदर शौक होता है, बोलता है, क्या सच में वो इसलिए नहीं कर रहा? जहाँ मिस्सू मन में सोचती है, उस टाइम पर अगर मैं उसे देखूँ तो वो एकदम रियल लग रहा था। वो बंदा बोलता है, आज यंगस्टर के लिए एक मीटिंग बिठाई गई है। जहाँ मिस्सू बोलती है, तो तुम्हें जाना चाहिए। जहाँ वो बंदा बोलता है, हाँ, मैं अभी जाने वाला हूँ। सिंडिकेट का यंग मास्टर तुम्हें बहुत टाइम से देखने आया, तो तुम्हें उसे अटेंड करना चाहिए। तुम्हें पता है कि यंग सिंडिकेट। और ये बोल के ही वो रुक जाता है क्योंकि मिस्सिंग उसे बांट के काटते हुए बोलती है, बहुत हुआ। एंड वो बोलती है, मैं जाने वाली हूँ, तो अभी रुक जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा चिंतित होता है। वो बंदा बोलता है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे लगता है मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए बाहर जाने के लिए। यही से हमारा सीन मार्केट की तरफ आता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक होटल में आया होता है। वो मन में सोचता है, मैं इधर इसलिए आया था ताकि मैं अलायंस लीडर की डेथ के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, बट इधर कोई भी रूमर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार ये अनाउंसमेंट इतना लेट क्यों हो रहा? अगर मैं दोबारा अपनी रियल बॉडी में उठ पाया तो मैं गोल से ये ज़रूर पूछूंगा, एडवाइज़र गोल, पर मैं नहीं कर पाया, कर सकता। तभी उधर से कुछ लोग आ रहे होते हैं और उनमें से एक मिस सॉन्ग होती है। वो लोग बोलते हैं, बी, आखिरकार ये बंदा इधर क्या कर रहा है? उनमें से एक बंदा आ गया तो ये बोलता है, मैंने सुना कि तुम डेथ से लौटे हो, मैंने सुना कि तुम मौत के मुंह से वापस लौटे हो, पर तुम तो अभी फाइन दिख रहे हो एकदम। ये सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है, हाँ, एक और पागल बंदा, उसको भी शायद इस बॉडी ऑनर के रियल ऑनर के साथ प्रॉब्लम होगी। जहाँ बंदा बोलता है, मैंने सुना कि तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों? ताकि तुम मुझे हरा सको। जहाँ सुनकर हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोल। फिर वो एक स्माइल के साथ बोल, कौन मार्शल आर्ट सिर्फ लोगों को मारने के लिए सीखता है? मार्शल आर्ट इसीलिए जाता है ताकि हम उसको मार सके जो कि मरने के लिए तड़प रहा हो। ये सुन के वो बंदा भी कुछ देर के लिए शॉक हो। वो अपने मन में सोचता है, इसकी आंखें। फिर वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार मुझे इस बंदे से ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही, वो भी इसकी जैसे कचरे से। फिर वो बोलता है, तू कर्जे में रहने वाले शराबी, क्या तूने मिस सॉन्ग से अपनी आंखें हटाई उनसे हारने के बाद? जहाँ हमारे एमसी मन में सोचता है, कर्जा? क्या मैंने इस बंदे से कर्जा ले रखा है? मुझे गांग से बाद में पूछना होगा। जहाँ मिस सॉन्ग बोलती है, मैंने कभी नहीं बोला। ये बंदा तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस सॉन्ग, क्या ये कमीना तुम्हें परेशान कर रहा था? मिस सॉन्ग बोलती है, नहीं, उतना भी नहीं। मिस सॉन्ग बोलती है, बिल्कुल नहीं। जहाँ हमारा एमसी उठते जाते हुए, हमारा एमसी उठता है और ऐसे जाने लगता है, तो बंदा बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? हमारा एमसी जाते हुए बोलता है, हमारा एमसी जाते हुए सोचता है, मुझे इनके ऊपर हमारा अपना इमोशन वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बच्चे, मुझे ये तक पता नहीं चला कि मैं क्यों इस बॉडी में रेनकार्नेट हुआ, और एटलीस्ट मैं इनके ऊपर तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेकार चीज़ों के ऊपर। वो बंदा पीछे से बोलता है, ये कमीना आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। मिस सॉन्ग भी उसे देखती है बट कुछ नहीं बोलती। फिर हम शाम का सीन देख, जहाँ पे कोई साफ सफाई कर रहा होता है, तब हमारा एमसी अंदर आता है। जो वो उस बंदे से पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों साफ सफाई कर रहे हो? तो वो बोलता है, हमें मैसेज मिला कि लीडर यंग आ रहे हैं। जहाँ हमारा एमसी हमारी तरह ही बोलता है कि ये लीडर यंग कौन है? तो गांग बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता वो कौन है? जहाँ हमारा एमसी बोलता है, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। वो बोलता है, मैं बात कर रहा हूँ यंग सिंडिकेट लीडर की, जिसका नाम है जी ही, जो कि बिगेस्ट ग्रुप को हैंडल करता है सिंडिकेट की। हम भी एक टाइम पे बेस्ट थे। हमारे एमसी सुनने के बाद बोल, तो क्या इसका मतलब हम सेकंड नंबर पे है? तो गांग बोलता है, नहीं, यंग सिंडिकेट फर्स्ट है और उस मिस सॉन्ग की जो फैमिली है वो सेकंड है एंड हम थर्ड है। तुमने बोला कि हम बेस्ट थे, तो हम इतने ज़्यादा नीचे क्यों गिर गए? हुआ क्या था? हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम सच में पूछ रहे हो? कांग बोलता है, क्या तुम सच में पूछ रहे हो कि तुम्हें नहीं पता?
यहाँ एमसी बोलता है क्या ये सब भी मेरी वजह से है? तो गांग बोलता है हाँ, बहुत ज़्यादा मनी तुम्हारे जो ट्रबल क्रास किए थे उसको ठीक करने में लग गए। हमारा एमसी बोलता है क्या मैंने बेट भी ली थी, मतलब कर्जा? जहाँ गांग बोलता है ऑफ कोर्स तुमने बहुत जगह से कर्जा ले रखा है, बस जिस जगह सबसे ज़्यादा लिया रखा है वो यंग सिंडिकेट ही है। जहाँ हमारा एमसी मन में सोचता है तो इसलिए वो बंदा बोल रहा था कि तुम कर्जे में डूबे हुए हो। अब मुझे समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। हमारे गांग बोलता है हमारे पास बहुत बड़ी स्वॉर्डमैन्स की स्क्वाड थी, बट अभी वो साइज़ में बहुत छोटी हो चुकी है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब पैसा का मेरे भिखारी एंड सर्वेंट्स एंड मेड्स भी कम करने पड़ गए। और मैंने ये भी सुना है कि फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में चल रहा है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है तुम्हारी सैलरी भी तो डिले हो गई होगी ना? ये अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि फैमिली पहले सर्वेंट्स की सैलरी को देखती है फिर बाकी सब। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है बी नो, मैं इस फैमिली को खा रहा था, इस फैमिली का फ्यूचर को। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मैंने, जहाँ हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है मान लिया कि मैंने इतने से चीज़ें ख़राब की है, तो अभी डिनर के टाइम पे इतना ज़्यादा हंगामा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है इन सिंडिकेट के लीडर्स आ रहे हैं तो हमें क्लियर करना ही था। एनीवे मैं अभी बिजी हूँ तो हम बाद में बात करते हैं। पीछे से कोई बोलता है यंग सिंडिकेट के जो यंग मास्टर है वो उन्होंने गांगतुओं को मारा था, जो कि एक बच्ची होती है। और हमारे मन में सोचता है क्या उस बच्ची का नाम सॉन्ग ही है? गांग ने मुझे बताया था कि वो बहुत ही काइंड है। हमारे मुझसे पूछता है कि उस कमीने ने गांग को मारा, पर क्यों? जब गांग कचरा फेंकने जा रहे थे तब उन्होंने हाथापाई में तो टक्कर हो गई और उसके बाद उसने गांगटो को बहुत मारा। एंड बस इसकी वजह से हमारे एमसी सुन के बोलता है एंड बस इसकी वजह से वो किसी और के सर्वेंट को मारा। तो वो लड़की थोड़ी रोते हुए बोलती है कि सिर्फ वही एक है जो कि ट्रैश को सिर्फ वही एक है जो कि कचरा फेंकता है। ये सुन के हमारे एमसी थोड़ी देर के लिए भी शॉक हो जाता है एंड वो मन में सोचता है कि सिर्फ वही कचरा फेंकता है एंड वो किसी और के सर्वेंट से मार खा रहा है। हमारे एमसी बोलता है क्या उस इंसिडेंट के टाइम पे मैं वहाँ पे प्रेजेंट था? तो वो लड़की बोलती है हाँ। और वो लड़की थोड़ी गुस्से में बोलती है कि तुम वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं थे, तुम उधर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और देख रहे थे कैसे बदर गांग को मारा जा रहा है। ये सुन के हमारा एमसी शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है ये बंदा, ये फुल्लिश बंदा इतना बेकार कैसे हो सकता है? फिर वो लड़की बोलती है बदर गांग ने मुझे बोला था कि यंग मास्टर चेंज हो चुके हैं। आई थिंक सच में हुए है। अगर सच में बताऊं तो मुझे यंग मास्टर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, पर मैं बदर गांग पे पूरे बिलीव करती हूँ। फिर वो बो डाउन करके वहाँ से चली जाती है। हमारा एमसी मन में सोचता है गान की तरफ देखते हुए वो सोचता है आखिरकार तुम ये सब कहाँ रखते हो? कैसे आकर तुम मुझे सेम ट्रीट कर रहे हो? फिर हमारा एमसी अपने टोपी को थोड़ा नीचे करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम रात का सीन देख जहाँ कोई बोलता है सिंडिकेट के लीडर आ चुके हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को अंदर आते हुए देख। इसमें से ये लेफ्ट वाला को तो तुम जानते ही होगा और ये जो सामने जो आ रहा है ये है वो सिंडिकेट का लीडर। जब सिंडिकेट का लीडर बोलता है क्लान लीडर अब अच्छे लग रहे हो बस। जहाँ पे हमारे एमसी का डैड बोलता है, जहाँ पे हमारे एमसी के डैड बोलते हैं आप बहुत ही दूर से आए होंगे, आ जाइए अंदर आ जाइए बैठ जाइए। हमारा एमसी मन में सोचता है इस बंदे ने अपनी टोन और ये सब कुछ चेंज कर लिया है। वो इस बंदे के यंग मास्टर ऑफ सिंडिकेट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, जहाँ पे वो सिंडिकेट का यंग मास्टर सोचता है ये बंदा। फिर सिंडिकेट के लीडर बोलते हैं तुम ग्रैंड मास्टर पिंग रॉन्ग को तो जानते ही होगे ऑफ हीवी राइट? जहाँ पर एमसी के फादर बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ज्वाइन करूँ, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करूँ। मैंने उनके पास तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे से शब्द बोले हैं तुम्हारे लिए। जब हमारे पास एमसी के डैड बोलते हैं थैंक यू फॉर डैट। फिर बंदा जोर से हंसते हुए बोलता है तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें पता है ना कि मैं ही ओनली हूँ जो कि बी फैमिली का टेक केयर करता है। फिर हमारे एमसी के डैड उसे अंदर ले जाते हुए बोलते हैं प्लीज़ अंदर आइए। जहाँ वो बोलता है ठीक है। फिर वो कमीना बंदा है गई हमारे एमसी के पास आते बोलता है कर्ज में डूबे वाले आदमी हमें अगर दोबारा मिल गए देख।
हमारे एमसी मन में सोचता है फादर एंड फैमिली ने इन सबको होल्ड बैक कैसे किया। मैं गान के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि उसको ऐसा सहना पड़ा। फिर वो जब गान की तरफ देखता है तो गान काँप रहा होता है। हमारे एमसी मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है होल्ड बैक करना। हमारे एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है अगर तुम इधर आई हो तो खाना खाओ और चले जाओ। वो बंदा बोलता है कितना छोटा सा प्राइड है इन भिखारियों की। वो करते हुए बोलता है फालतू करना बंद कर और हमें अपने पैसा लौटा दे। वो बोलता है कब तुम 2000 नियांग ऑफ मनी हमें वापस करोगे। जहाँ हमारे एमसी घूमते हुए बोलता है मुझे तो ये किसी और को वापस करना था, तुम्हें थोड़ी करना था। क्या मुझे तुम्हें करना था? जहाँ वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता है काफ़ी कॉन्फिडेंट है तू। हाँ? वो बोलता है क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू इस पूरे शैंगडाउन को सक्सेसर है? जहाँ हमारे एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है मैं नहीं हूँ। फिर वो बोलता है क्या? हमारे एमसी बोलता है मुझे पता है मैं एक कचरा हूँ। यहाँ दूसरे लोग सोच रहे होते क्या हमारे यहाँ से सच में चेंज हो चुके हैं। जहाँ हमारे यहाँ एमसी जाते हुए सोचता है 2000 न्यू साइन ये काफ़ी है कि एक मिडिल सेक्ट पूरा बन सके। ये इतना ज़्यादा है। वो बोलता है आखिरकार इस बॉडी को उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे कहाँ लौटा दिए। पीछे से कुछ आवाज़ आती होती है। हमारे से पीछे मुड़ के जब देखता है तब वो कमीना बंदा उसी लड़की के पकड़ के रखा होता है और वो उस लड़की को टच करते हुए बोलता है क्योंकि तुम इस फैमिली के ट्रैश हो तो तुम इंस्टेड ऑफ वो करने के बजाय तो मुझे ये तो करने दे ही सकते हो। हमारे एमसी गुस्से में उसे घूर रहा होता है। तभी गांग उसके पास जाके बोलता है यंग मास्टर वो बस एक बच्ची है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। यंग मास्टर चिढ़ते हुए बोलता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे है इधर आने की और मुझे टच करने की। फिर गांग पूरा झुकते हुए बोलता है यंग मास्टर प्लीज मेरा अपोलोजाइज को स्वीकार कीजिए। जहाँ यंग मास्टर चिढ़ते हुए बोलता है ये बंदा अपनी डेथ को फेस करना है। फिर उसे जब ध्यान से देखता तब उसे याद आता है कि ये वही बंदा है जिसको उसने पहले मारा था। फिर वो बंदा उसके सामने थूक देता है और फिर बोलता है ये तुम्हारे जो सामने है ये क्या है। वो उसको देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है तो कमीने क्या तुम मुझे आंसर नहीं देगा। तो गांग कपकपाता हुए बोलता है ये आपका थूक है। वो कीबोर्ड से स्माइल देते हुए बोलता है आखिरकार इतनी बेकार सी चीज़ ग्राउंड पर क्यों है। तो क्या तुम्हें ये साफ नहीं करना चाहिए जबकि इधर इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। उसे साफ करने मैं बोलता है मैं अभी साफ कर देता हूँ। उसे साफ करने वाला ही होता है लेकिन फिर यंग मास्टर हाथ के ऊपर पाव रखते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रहे हो। ये चीज़ मेरे मुँह से आई है ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ अभी जो ये मैंने बनाया ना बहुत ज़्यादा बेकार है। मुझे लिटरली इतना मन कर रहा है कि मैं ही इसे खा के और खैर स्टोरी में आगे जाता। वो बोलता है अगर मेरे मुंह से आई है तो तुम्हें भी इसे अपने मुंह से ही साफ करना चाहिए। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। ये सुन के तो उसके बंदे भी शॉक हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। जहाँ वो लड़की बोलती है तो कहेंगे मैं कर लूँगी। चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या लगता है तुम क्या बात कर रहे हो। चुपचाप जाओ और रही रहो। चुपचाप जाओ और गेस्ट से पूछो कुछ चाहिए कि नहीं। ये काम होता है जल्दी। फिर वो दोनों जब अपने यंग मास्टर की तरफ देखते हैं मतलब हमारे एमसी तो अभी भी बस स्टैंड स्टिल होता है। वो लड़की हमारे एमसी की तरफ गुस्से से देख रही होती है। किसी से गांग कहता है जल्दी जाओ। फिर हमारा एमसी बोलता है सही कहा तुम्हें शायद कुछ चीज़ें साफ करनी चाहिए। यह सुनने के बाद वो लड़की टोटली शॉक हो जाती है और गांग भी शॉक ही हो जाता है और वो बंदा बस हंस रहा होता है। टेंशन मत करो ये बंदा कुछ ही चैप्टर्स में मरने वाला है। किसी से वो एक बंदा सोचता है कि जैसा था मैंने सुना था यंग मास्टर चेंज हो चुका है ये बस सिर्फ रूमर्स ही है। गांग बोलता है ठीक है मैं क्लीन अप कर रहा हूँ। वो क्लीन अप करने ही वाला हो कि तभी हमारा एमसी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रहे आखिरकार तुम क्लीन अप क्यों कर रहे हो। गांग बोलता है माफ करना सिर्फ एक ही बंदा इसे क्लीन करेगा। वो सिंडिकेट के यंग मास्टर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्लीन करो इसे। ये सुन के वो
शौक होके बोलता है क्या? हमारा एमसी, जहाँ हमारा एमसी कूल तरीके से बोल, ये तुम्हें क्लीन करना है अपने मुंह से। जहाँ वो चिढ़ते हुए बोलता है तू कमीने। वो बोलता है लगता है एक लड़की से हारने के बाद तो अपना दिमाग खो चुका है। फिर हमारा एमसी गांग से बोलता है क्या तुम ठीक हो? जहाँ गांग बोलता है आखिरकार ऑल ऑफ सडन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं ऐसे क्लीन कर सकता हूँ। हमारा एमसी बोलता है क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या बोला? तुम्हें इसे क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है यंग मास्टर। हमारा एमसी उसे घूरता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता एंड वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर पीछे खड़े गार्ड से बोलता है मैं इस पूरे मैटर को हैंडल करने वाला हूँ, सो पीछे खड़े रहो और बस देखो। जो सुनकर वो गार्ड पहले तो कुछ नहीं बोलता, बट फिर वो बोलता है स्वॉर्डमैन स्क्वाड लीडर सीओ जैंग आपके कमांड को रिसीव करता है। वो बंदा बड़े कर्म में बोलता है आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे, क्या कर सकते हो तुम? हमारा एमसी बोलता है मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं अगर तुम अपोलोजाइज कर लेते हो, मतलब माफ़ी मांग लेते हो। हमारा एमसी बोलता है अगर तुम इसके अपने उस गंदे से मुंह के साथ क्लीन कर भी लेते हो फिर भी ये ग्राउंड गंदा ही रहेगा। वो बंदा हंसते हुए बोलता है अगर मैं ना करूँ तो तुम बस इधर मार खाने वाले हो। फिर आगे आते हुए बोलता है तो फिर मुझे स्वॉर्डमैन फैमिली के सक्सेसर को स्किल्स को थोड़ा चेक करना नहीं चाहिए? वो एमसी हमारे एमसी के पास आकर बोलता है तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं इस दिन के लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। तो भिखारी वो सब पंच मारते हुए बोलता है मैं तुझे वही पहुंचाऊंगा जहाँ से तू आया है, जो कि है भिखारी की सड़क। हमारे एमसी उसकी तरफ एक नज़र घूरता है, फिर उसके जबड़े में एक पंच दे मारता है। ये होती है सेटिस्फैक्शन। सब लोग शॉक हो गए। वो बंदा दूर जाकर बोलता है तू कमीना। फिर वो अपने हाथों में किवाई एनर्जी चार्ज करके हमारे एमसी पे अटैक करता है। जहाँ वो गार्ड सोचते हैं सिंडिकेट के यंग मास्टर ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे शायद उन्हें स्टॉप करना चाहिए। पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही हमारे एमसी ने उस अटैक को इजीली डॉज कर लिया होता है। जहाँ हमारा एमसी बोलता है इस बंदे ने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्या मैं सच में मर जाऊंगा अगर मैं इसे हिट हुआ तो? सही बात है, ये सदा असली होने वाला है। वो बस हमारे एमसी पे अटैक कर जा रहा होता है, हमारे एमसी उसे इजीली डॉज कर दिया होता है। जब वो गार्ड उसे देखते सोचता है यंग मास्टर्स के मूवमेंट, फिर अचानक से हमारे एमसी उसे कोनी मारता है मुंह पे। वाव! जब वो पीछे खींच देता है फिर उसे तब देखता है यू कमीने। फिर हमारे एमसी एक स्टैंड लेके उस बंदे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। हमारे एमसी रुक ही नहीं रहा होता है, उसे मर ही जा रहा होता है। जब हमारे एमसी मन में सोचता है तुम्हें पहले से इस बारे में सावधान होना चाहिए था। जब हमारे एमसी उस बंदे एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। ये देख सब के सब शॉक रह गए और वो बंदा बस दूर में जाके पड़े रहा होता है और उससे लोगों से बोल रहे होते हैं मास्टर। वो लोग हमारे एमसी को बोलते हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रहे हो? हमारा एमसी बोलता है क्या तुमने नहीं देखा इस बंदे ने आखिर तक क्या किया? इस बंदे ने वो बोला कि अपने स्प्लिट को साफ करो। क्या एक ह्यूमन ऐसा करता है? फिर वो मास्टर कब कताता है बोलता है मार डालो इसे। फिर वो जोर से बोलता है मारो इसे, ये मेरा ऑर्डर है। फिर वो उस गार्ड की कॉलर खींचते बोलता है कर क्या रहे हो तो मारो इसे। पर वो गार्ड अपने मन में सोचता है कोई फर्क पता कितना बड़ा एसिडिटी क्यों ना हो जाए, बट स्वॉर्डमैनशिप के यंग मास्टर को बस ऐसे ही मार देना। पर मैं यंग मास्टर के ऑर्डर को भी इग्नोर नहीं कर सकता। जब हमारे स्वॉर्डमैन स्क्वाड के गार्ड आगे होते हुए बोलते हैं ये ऑर्डर यंग मास्टर ने गुस्से में दिया तो तुम इसे इग्नोर कर सकते हो, सोच लो इस कमांड के पीछे की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बंदा अपने शॉट को दोबारा अपने कब्ज में रखते हुए बोलता है तुमने सही बोला सीनियर ब्रदर। फिर अपने मन में सोच हम ऐसे ही स्वॉर्डमैन फैमिली का मास्टर को नहीं मार सकते, ये चीज़ सिर्फ फैमिली हेड्स ही संभालना चाहिए। तुम कमीनो, तुम लोग बेकार हो, ये वो बंदा बोलता है और ये स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है। फिर हमारे एमसी को गाली देते हुए बोलता है मर जाओ, और वो गार्ड बोलता है नहीं। बट हमारा एमसी इस अटैक को भी इजीली डॉज कर लेता है एंड फिर उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ को मोड़ देता है। वो एक जोर की चीख मारता है एंड फिर उसके पेट में एक जबरदस्त लात भी दे देता है। उसके बाद ये भी कम था तो उसके मुंह पे एक और पंच दे देता है जिससे 2-3 दांत तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और ये करते हैं हमारे एमसी का चेहरे पे जीरो इमोशन था। ये तो गांग आगाते बोलता है कपकपाते हुए बोलता है आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तुमने उस सिंडिकेट की लीडर के यंग मास्टर को क्यों मारा?
जल्दी से यहाँ से बेहोश हो, जल्दी जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें और देर तक रुके तो बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाओगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है नहीं। तो वो बोलता है क्यों? जब हमारा एमसी सोचता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम ट्रबल में, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुमने मेरे लिए उससे मार खाई एंड अभी मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे चला जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। जब गांग बोल रहा होता है आखिरकार तुम देख क्या रहे हो, जहाँ यहाँ से जल्दी। जब एमसी स्माइल करते हुए बोलता है आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है जाने के लिए। जैसे वो दो लीडर आ रहे होते हैं, जब एमसी स्माइल करते हुए बोलता है चिंता मत करो, जब मैं मरूंगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम भी मेरे साथ ही मरो। जब वो यंग सिंडिकेट का लीडर थोड़ा सा बोलता है आखिरकार क्या चल क्या रहा है यहाँ पे वो कमीना बंदा बोलता है फादर इस बंदे ने मुझे मारने की ट्राई की, इसे मार डालो। फिर वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो उस बंदे से पूछता है क्या ये बात सच है? तो वही बंदा बोलता है ये बस मैं। फिर वो लीडर उसको मुंह पे चाटा देगा, बोलता है तू कमीने पागल। आखिरकार फिर वो उसे मारते हुए बोलता है आखिरकार मैंने तुझे ऐसा रखा क्यों है, कुछ देखने के लिए? फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है आखिरकार तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? हमारे एमसी के फादर हमारे एमसी की तरफ देखते हो तो हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोलता। हमारे सिर्फ फादर दूसरे लोगों से पूछते आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पे। वो लोग पूरा स्टोरी समझा देते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या हुआ, बस एक मेड के लिए तुमने इतना बड़ा पी खरीद के तुमने मेरे बेटे को मौत की घाट उतारने की कोशिश की? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की मेरे बेटे के साथ? फिर हमारे एमसी के फादर की तरफ देखते बोलता है आखिरकार तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? बट हमारे एमसी के फादर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करते हुए बोलते हैं आखिरकार आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? फिर वो यंग से निकल कर चित्ते हुए बोलता है क्या कहा अभी तुमने? वो बोलते हैं यंग मास्टर ने सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी अपनी फिस्ट की यूज़ नहीं की, उन्होंने स्वॉर्ड से मेरे बेटे को मारने की भी कोशिश की और सब लोगों ने देखा है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा विटनेसेस की कमी है। फिर वो बोलते हैं अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं उसको अपनी खुद के हाथों से पनिशमेंट दूंगा, बट इस बार मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ बस तुम्हारे फेस को बचाने के लिए। ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या? फिर वो बोलते हैं अगर ये बात जांगहू में फैल गई तो बस सिंडिकेट ही नहीं बाकी सारे यंग मास्टर के पूरे सिंडिकेट फैमिली की मजाक उड़ाई जाएगी। तो वो सिंडिकेट का लीडर बोलता है आखिरकार तुम क्या करना की कोशिश कर रहे हो? तो हमारे एमसी के फादर ये बोलता है मैं तुम्हें ये पूछता हूँ आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के वो सिंडिकेट का लीडर भी शॉक हो जाता है। ये सुन के वो सिंडिकेट का लीडर शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। हमारे एमसी मन में सोचता है मुझे लगा फादर बस एक सीरियस पर्सनालिटी वाले हैं, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो सिंडिकेट का लीडर बोलता है मैं और ज़्यादा तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, तुमने जो पैसे हमसे लिए हैं वो बस हमें वापस कर दो। तो हमारे एमसी के फादर बोलते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। फिर वो बोलते हैं गेस्ट अभी यहाँ से जा रहे हैं। फिर सिंडिकेट का लीडर चित्ते हुए बोलता है चलो यहाँ से। फिर हमारे एमसी के फादर एमसी से पूछते हैं क्या क्या तुमने? उन लोगों ने हमारे फैमिली को ह्यूमिलिएट किया एंड कुछ ऐसा करवाया जो कि ह्यूमंस नहीं करते। ये सुन के वो दोनों मन में सोचते हैं फैमिली? ये सुन के हमारे एमसी के फादर कुछ भी नहीं बोल। फिर वो चाहते हुए बोलते हैं स्क्वाड लीडर मेरे साथ आओ। वो बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर जब हमारा एमसी उन लोगों की तरफ देखता है तो फिर वो बोलता है तुम लोग बहुत ही सरप्राइज लग रहे हो। वो लड़की बोलती है नो यस नो। हमारा एमसी बोलता है दोबारा डरना मत, अगर वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान करने आए। वो कमीने इतने लायक नहीं है कि उनसे डरा जाए। तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, अभी से इस फैमिली के सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग बोलते हैं माफ़ करना। वो लड़की बोलती है थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू अंकल्स। फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर गांग बोलता है क्या आप डरे नहीं यंग मास्टर? हमारे उसे स्माइल के साथ बोलता है मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? गांग बोलता है क्या होगा अगर वो लोग कुछ ग्रुप्स लेके आपको फिर अटैक करने आए दोबारा? तो हमारे एमसी बोलता है मैंने उनको लोगों को देखा है, उनमें से ज़्यादातर लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, मतलब अगर तुम एक को मारोगे तो दो तीन एक ही बार में भाग जाएंगे, ऐसा है। तो इस बात में गांग बोलता है बट स्टिल वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारा एमसी बोलता है फाइटिंग भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता एंड वॉर इतनी ईजीली भी नहीं होता। फिर गांग बोलता है
का खुद का बेटा जब ऐसे मार खा के गया तो हमारे एमसी मन में सोचता है एक ऐसा पॉलिटिकल और स्मार्ट लीडर है, इतनी जल्दी तो कोई एक्शन नहीं लेने वाला, वो बस उसी टाइम पे मूव करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो जीत सकते हैं। और हमसे बोलता है यंग सिंडिकेट लीडर इसलिए एंग्री नहीं थे कि उनका सन हर्ट हुआ है, वो इसलिए एंग्री था क्योंकि मैंने उनको सन को हर्ट किया है। ये सुन के हमारा गांग बोलता है क्या ये दोनों सेम नहीं है? हमारा एमसी सुन के बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, सेम नहीं है, उनके एंगर का तरीका इज वो डिफरेंट। जहाँ हमारे एमसी मन में सोचता है वो बंदा बस एक फुलिश मैन है जो कि अपने खुद सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। जहाँ हमारा गांग बोलता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। और हमारा एमसी बोलता है अरे बहुत देर हो चुकी है तो जाओ अरेस्ट कर लो। और पीछे से गांग बुलाते हुए बोलता है यंग मास्टर। हमारा एमसी से पीछे मुड़ के देख तो गांग बोलता है थैंक यू फॉर दी ऑल जो आपने किया। हमारा एमसी बस एक स्माइल देता है। फिर हमारा एमसी जाते हुए बोलता है सही बात है, ये अपने रेस्ट ऑफ लाइफ, ये अपने पूरे लाइफ में कभी मत बोलना। जागांग मुंह बनाते हुए बोलता है क्या? फिर वो भी एक स्माइल देता है। जामन से मन में सोचता है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो इतनी जल्दी तो एक्शन कभी भी नहीं लेने वाला। वो बंदा कुछ डिफरेंट मेथड यूज करने वाला है रिवेंज लेने के लिए, या फिर वो बंदा अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता, मतलब अपने हाथों से काम नहीं करवाना चाहता, किसी और के हाथों से वो काम करवाना चाहता है। जैसे कि असैसिन्स, इससे पहले कि वो एक्ट करे मुझे एक्ट करना होगा। फिर सिंशिप की तरह एमसी के फादर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं नहीं। जब उसकी मॉम कुछ नेकलेस निकाल रही होती है तो एमसी के फादर बोलते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम बेच सकते हैं, ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी निशानी है तुम्हारी फैमिली के लिए। और उसकी मॉम ये बोलती है कि अगर मैं ये कर दूँ तो हमारी फैमिली की सब कुछ ठीक हो जाएगी, अगर मैं ये बेच दूँ तो हम हमारे फैमिली में जितने भी कर्जा है सब कुछ दे सकेंगे। हमारे एमसी के फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं नहीं, हमें नहीं करने वाले, ये कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हमारे एमसी की मॉम बोलती है ये बस एक आइटम है, पर हमारे एमसी के फादर फिर भी नहीं मान रहे होते। और हमारे एमसी की मदर स्माइल देते हुए बोलती है तुम और दुआनी एक ऐसे हो जो कि मेरे पास हो, तो अगर मैं बेच दूँ तो मुझे उतना तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एंड मुझे लगता है कि डोआन ने अपनी रास्ता को ढूंढ ली है। तो हमारे एमसी के फादर बोलते हैं कि तुम इस पर बिलीव करती हो? हमारे एमसी की मॉम बोलती है यस मैं करती हूँ। हमारे एमसी के डैड बोलते हैं इवन उसने हमें डिक्लाइन कर दिया है फिर भी। हमारे एमसी की मॉम बोलती है स्टिल वो हमारे ही बेटा है। यह सुनकर तो हमारे एमसी के डैड भी कुछ नहीं बोल पाते, फिर दोनों सब करते। और यह सब हमारा एमसी देख रहा होता है बाहर से। जहाँ हमारे एमसी मन में सोचता है मैं यहाँ पे आया था उनसे माफ़ी मांगने के लिए, पर ये सब देखने के बाद तो पहले मुझे लगा कि मैं बस रिनकार्नेट इसलिए हुआ कि मैं अपने लिए रिनकार्नेट हुआ, पर इस बंदे और उन दोनों की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों के लिए ही रिनकार्नेट हुआ हूँ, उनके लिए, पर क्या मैं ही इसके लिए था? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे घोड़ागाड़ी चल रही होती है, जहाँ पे हमारे एमसी और कौन आए होते हैं। जवान बोलता है मास्टर आपने अभी क्या बोला? हम अपने रास्ते पे सिंडिकेट पे जाने के लिए। जहाँ वो बोलता है क्यों? ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो वो बोलता है तो आपने मुझे क्यों लिया आपने साथ? तो हमारा एमसी बोलता है मेरे पास इसके लिए दो आंसर है, एक तुम्हें पसंद आएगा और एक नहीं, कौन सा सुनना चाहोगे? वो बोलता है ठीक है पहले मुझे बैड सुनाइए। जहाँ हमारा एमसी बोलता है क्या ये सब तुम्हारे वजह से ही नहीं हुआ था? फिर वो बोल ठीक है तो मुझे जो अच्छा है वो भी सुना दीजिए। जो हमारे से स्माइल के साथ बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये सुन के तो वो कुछ देर के लिए शॉक ही हो जाता है। गैंग बोलता है अभी तो आप मुझे सॉरी फील करवा लिया आपके पूर नैरो यंग रिलेशनशिप की वजह से। तो गैंग बोलता है क्या आपके पास कोई प्लान है? हमारे एमसी बोलते हैं मैं सोच लूँगा जाते वक्त। हमारे एमसी अपने मन में सोचता है जोक्स एंड प्रैंक्स, ये तो मैं कभी सोचता भी नहीं था, नेचुरली मेरे मन में कभी आता ही नहीं था। क्या ये बस इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी यंगर हो गई, या फिर ये मेरे पास्ट लाइफ की वजह से थी जहाँ मैं बस स्टक हो गया था फाइटिंग करते वक्त। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंडिकेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा हो कि मैं तो बिलीव नहीं कर सकता कि ये बंदा उस जैसे ट्रैश के सामने हार गया, जहाँ पे उसका बेटा
मरने के हालात में आ चुका होता है, बट फिर भी चीड़ नहीं छूटी है, बोल रहा होता है फादर प्लीज उस बंदे को मार डालिए मेरे लिए। या उसके फादर बोलते हैं ये है मेरा प्लान। उस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरे तरफ आंख उठा के देखने उनकी फैमिली तो टॉप 10 में ही नहीं आती शाइनडोंग में। वो बोलता है मैंने ब्लड होंग को बुलाया है। ये सुनकर उसका बेटा थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, जहाँ सिंडिकेट के लीडर स्माइल देते हुए बोलते हैं उन्हें कीमत चुकानी होगी मेरे साथ प्रैंक करने की। फिर हम आते हैं हमारे एमसी की तरफ, जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। शंगो धीरे से बोलता है क्या ये पैट्रियास एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट नहीं है? जहाँ एमसी बोलता है हाँ ये वही है, पर तुम इतने सूक्ष्म बातें क्यों बोल रहे हो इतने अचानक से? तो वो बोलता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट है। अगर जो हॉर्समैन है जो कि गाड़ी चला रहा है, अगर उसने हमें छून लिया बात करते हुए इसके, तो हमारा एमसी बोलता है तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अभी जो कर रहे हो वो ज़्यादा सस्पिशियस है इसके मुकाबले में? ये सुन के ही वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। फिर वो कोई अलग टेक्निक का नाम लेते हुए बोलता है हाँ दिस मून शॉट टेक्निक इज। फिर वो एक अलग टेक्निक का नाम लेते हुए बोलता है अरे ये मून शॉट टेक्निक तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नहीं है। जहाँ हमारा एमसी बोलता है मुझे लगता है मुझे अपने फादर को बोलना चाहिए कि तुमने अभी क्या बोला। यह सुन के उसकी फटी। जगान चिल्लाते हुए बोलता है अरे तुम ये क्यों कर रहे हो? पैट्रियास की शॉट टेक्निक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट शॉट टेक्निक है, मून शॉट टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छा। जहाँ हमारे एमसी बोलता है अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो जो पीछे वाला हॉर्समैन है वो हमारे पर और ज़्यादा शक करेगा। जहाँ वो चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या हो गया? फिर हमारे एमसी बोलता है क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? तो वो बोलता है माफ़ करना। फिर वो बोलता है नहीं। तो हमारा एमसी बोलता है तुम्हारा आंसर थोड़ा लेट आया। फिर गांग बोलता है नहीं मेरे जैसा कोई बंदा मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता है? क्यों इसमें इतना खास क्या है? छोटे छोटे लोग भी ये सीखते हैं। क्यों इसमें इतना खास क्या है? सिंडिकेट का यंग मास्टर भी तो सीखता है क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली में बड़ा हुआ है। उसके पास तो बहुत सारे मास्टर्स होंगे जो कि उसके चाइल्डहुड से उसके साथ आएंगे। हमें मुझे बोलता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जियांग में एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए? एक मास्टर और एक फैमिली। कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है? कांग बोलता है नेचुरल टैलेंट, फिजिक और समथिंग अलग कुछ ऐसा। क्या सही है? क्या मैं सही हूँ? इससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एमसी बोलता है। तो कांग बोलता है तो क्या है वो? रिलेशनशिप। कांग बोलता है रिलेशनशिप? हमारा एमसी बोलता है यस रिलेशनशिप विथ जियांग। फिर हमारा गांग बोलता है आखिरकार ये है क्या? बस बोल दो ना कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ये सुन के हमारे एमसी बस एक स्माइल देता है। इस बंदे को शायद लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बात मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच में लगता है कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि जियांग में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब एमसी बाहर थे तब देख तो वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके होते जो कि एक होटल होता है। फिर हमारे एमसी बाहर निकलते बोलता है प्लीज़ हमें एक रूम देना। फिर गांग बोलता है ठीक है तो मैं गैरेज में ही सो जाऊँगा। तो हमारा एमसी से बोलता है आखिरकार तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? मैंने एक रूम में 2 बेड क्या अपने लिए भी थे? तो गांग बोलता है माफ़ करना। हमारा एमसी बोलता है मेरा मतलब यह है कि हम सेम रूम में सोने वाले हैं। गांग चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार आप जिस रूम में सो रहे हो मैं उस रूम में कैसे सो सकता हूँ? ये तो पाप है। मैं गैरेज में सो जाऊँगा। हमारा एमसी बोलता है बहुत हो गया चलो थोड़ा पी लेते हैं उसके बाद हम सो जाएंगे। जब हमारा गांग फिर शॉक होता है बोलता है क्या आपको मेरे साथ पीनी है? तो हमारा एमसी चेयर पर बैठते हुए बोलता है तुम इधर से तुम ही एक ही हो, इधर कोई तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है? फिर वो वेटर को बोलता है प्लीज़ हमें 2 ग्लास ड्रिंक और कुछ स्नैक्स दे दो। तो वेटर बोलती है ठीक है सर हमें अभी लाई। फिर हमारा एमसी बोलता है वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इधर आओ और बैठो। फिर भी वो हेसिटेट कर रहा है। तो हमारा एमसी बोलता है क्या गलत क्या है? तो वो बोलता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है सेम टेबल पे जिस टेबल पे आप बैठे हो उस टेबल पे। हमारा एमसी मन में सोचता है सीरियसली इस बॉडी का रियल ऑनर सच में एक इडियट था। फिर हमारा एमसी उसे ड्रिंक देता है बोलता है लो अभी इसमें से एक ड्रिंक लो। जहाँ पे वो मना करता है बोलता है प्लीज़ मुझे दे दे मैं खुद ले लूँगा। जहाँ पर एमसी बोलता है भूल जाओ इसे और चुपचाप ले लो।
वो बोलता है मास्टर। और एमसी बोलता है तुम मेरे से ज़्यादा बड़े हो तो तुम्हें पहले लेना चाहिए क्विकली। फिर वो ले ही लेता है। जब वो ड्रिंक लेते हुए बोलता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल पाऊँगा यंग मास्टर। गांग बोलता है यंग मास्टर मुझे ये आपके लिए डालना था। तो एमसी बोलता है कोई बात नहीं भूल जाओ। फिर वो शौक होते हुए बोलता है मुझे समझ आ गया। और एमसी वो सोचता है एमसी जब उसकी तरफ देख तो वो बोलता है तुम मुझे इधर इसलिए लाए हो ना क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो। इसलिए तो हमारे एमसी के मुझसे ड्रिंक ही निकल गई थी। फिर गांग बोलता है इसलिए तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे है ना, देख के लग रहा है कि मैं सही हूँ। फिर हमारा एमसी सांस छोड़ते हुए गांग बोलता है उन लोगों ने बोला था कि तुम पहले अगर किसी को मारना चाहते हो तो उसे पहले खिलाते हो उसके बाद उसे मारते हो। फिर गांग बोलता है मुझे आपके बारे में कुछ चीज़ के बारे में बात करनी थी। और एमसी बोलता है क्या? वो बोलता है तुम्हारे मार्शल आर्ट्स आखिरकार तुमने उसको इतनी इजीली कैसे हरा दिया सिंडिकेट के यंग मास्टर को। और ऐसे बोलता है मैंने कुछ दिनों तक ट्रेनिंग की है 10 दिन के लिए। गांग बोलता है तुमने बस 10 दिन के लिए ट्रेनिंग की थी। और हमसे बोलता है 10 दिन है ना उस जैसा ट्रैश को हराने के लिए। फिर वो हमारे एमसी को चेक करता है बोलता है चाहे मैं तुम्हें कैसे भी क्यों ना देखूं तुम एकदम सेम मेरे यंग मास्टर जैसे दिखते हो और आखिरकार तुम इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो। जहाँ हमारा एमसी बोलता है शायद मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि लेट ग्रो करता है। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछूंगा। फिर वो बोलता है क्या तुम अगेन चेंज नहीं होगे ना। हमारा एमसी बोलता नहीं मैं बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। फिर वो बोलता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये सडनली अगेन चेंज बिल्कुल भी नहीं होगे। हमारा एमसी बोलता है आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों चीज़ है प्रॉमिस करना। वो बोलता है ये इंपॉर्टेंट है मुझे ये सुनना है। तो एमसी उसकी तरफ देख वो डिटरमिन लग रहा होता है। तो एमसी बोल ठीक है मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो एक चैन की सांस लेता है ऑनेस्टली क्या बंदा है ये। फिर हमारा एमसी बोलता है ऑनेस्टली मैं अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को हाइड कर रहा था। मैं उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ जितना मैं दिखता हूँ। वो बोलता है तुम अपने मार्शल आर्ट को हाइड कर रहे थे पर क्यों? अगर तुम्हें इस जैंगहुआंग में सर्वाइव करना है तो तुम्हें अपनी 30% स्किल को सिर्फ दिखाना है बाकी सबको हाइड करके रखना है। तो क्या तुम ट्रैश की तरह एक्ट कर रहे थे किसी पर्पस के लिए? जहाँ हमारा ऐसे बोलता है नहीं एग्जैक्टली तो नहीं। जब मैं मिसोंग से हार गया तब मुझे शायद समझ में आ गया कि मुझे और ऐसे नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है। टोटली पेल रहा है। फिर हमारे ऐसे मन में सोचता है इसके पास और कोई चांस नहीं है मेरे पर बिलीव करने के अलावा। क्या तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए? हमारे एमसी बोलता है। गांग बोलता है अगर तुम ऐसे ही मेरे ऊपर इतना ज़्यादा नाइस हो गए तो मैं कुछ बैड हैबिट्स भी बना सकता हूँ। मैं माइंड नहीं करूँगा अगर तुम वो बना भी लेते हो। ये सुन के थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो प्लेट आगे करते हुए बोलता है ठीक है। हमारे एमसी भी एक स्माइल देता है, उसे ड्रिंक दे देता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और गांग का ही विचार। जहाँ हमारा गांग एमसी से पूछता है आखिरकार तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? जहाँ हमारा एमसी बोलता है हमें पता लगाना होगा कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। जहाँ गांग बोलता है आखिरकार हमें पता कैसे लगाएंगे? जहाँ हमारा एमसी बोलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नोन है तो हमें कोई और बन के उनके अंदर घुस के उनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। फिर गांग बोलता है क्या तुम ये सब मुझ पर छोड़ सकते हो? फिर हमारा एमसी बोलता है ये डेंजरस हो सकता है, तुम उधर जाके मर भी सकते हो और अगर तुम उधर पकड़े गए तो तुम्हें उधर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो। गांग बोलता है ठीक है मैं टॉर्चर होने से पहले ही बता दूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ तो वो लोग मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे। जब हमारे एमसी सीरियस होते हुए बोलता है मेक श्योर करना कि तुम ये करो क्योंकि अगर तुमने नहीं तो तुम उधर ही मारे जा सकते हो। जब वो बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो बोलता है हाँ क्या यह बिट्रियल नहीं होगा, धोखा देना? और एमसी बोलता है अभी के लिए सिर्फ समझदारी वाली वफादारी, अभी के लिए हम इसे समझदारी वाली वफादारी मानेंगे। जहाँ वो बोलता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने डिसीजन को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाला। तो हमारा एमसी मान ही जाता है जाओ। वो बोलता है मैं जल्दी वापस आऊँगा यंग मास्टर। फिर वो चला जाता है। फिर वो रुक जाता है। फिर वो वापस आता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे जाने दे रहे हो, क्या तुम्हें मुझे क्वाइटली फॉलो नहीं करना चाहिए जब तक मैं सेफ जगह पे ना जा जाऊँ? तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए ना पीछे से रह के। हमारा एमसी बोलता है अगर तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो तुम जैसे मर्जी वैसे सोच सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस जॉब को छोड़ भी सकते हो। गुआंग एक सांस छोड़ती है
और पीछे मुड़ जाता है और बोल, जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे ड्रिंक लानी पड़ेगी, जिसमें हमारा एमसी भी कुछ नहीं बोलता। हमारा एमसी मन में सोचता है मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वो चला जाता है और एमसी अपने रास्ते चला जाता है। एमसी मन में बोलता है मेक श्योर करना कि तुम ये अचीव करो। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब एमसी उसी बार में बैठा हुआ होता है जब एमसी सोच रहा होता है। बहुत दिन बीत चुके हैं, शायद से वो अब तक कैप्चर भी हो चुका होगा या फिर वो अभी तक लाश भी बन चुका होगा और जमीन पे गाड़ दिया भी गया होगा। तभी दरवाजा खोलने की साउंड आती है और जब एमसी सब देख, उधर एक बंदा होता है जो कि एमसी के पास आकर बोलता है दुनिया बहुत बड़ी है, ये शायद किस्मत ही है जो कि हमें ऐसे मिल सके, चलो ड्रिंक करते हैं। जब एमसी भी एक स्माइल और बोलता है क्या तुमने मजे किए। वो अपने टोपी निकलते हुए बोलता है जो कि हमारा गान ही होता है और बोलता है आखिरकार मैं मजे कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो इतना डर, आखिरकार मैं मजे कैसे कर सकता हूँ, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा उधर। और में से बोलता है आखिरकार हुआ क्या। जहाँ वो बोलता है जो सनीकर के लोग हैं वो दूसरे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि अकेले और पावरफुल है ताकि वो हम पर अटैक कर। और से ये सुन के बोलता है अकेले और पावरफुल लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी हमारे पर अटैक करने वाले हैं। और मुझे ये बात उनके एक मेड से पता चली क्योंकि उधर एक रूमर है कि जो यंग मास्टर है उनके पास जितने भी मेड काम कर उन सबको उसने मार डाला। तो उन मेड्स के साथ उनका भी रिलेशनशिप वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसमें से एक मेड के साथ तो मुझे ये सब बताया। फिर हमारे हमसे हंसता है, बोलता है ये काफ़ी अच्छा था और वो बोलता है मैं काफ़ी लकी था। एंड फिर वो बोलता है ये आउटफिट भी मुझे इसलिए लेना पड़ा ताकि मैं उन जगह पर जाके घूम भी सकूँ। मैं वहाँ पे गया था, फिर उन जो लोग हैं जो कि जिनको लोग इकट्ठा कर रहे थे उनके साथ मैं घूमने गया था ताकि मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उनसे बोलता है नहीं तुमने काफ़ी अच्छा किया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और फिर ये बोलता है कि मैं अभी एक नई चीज़ कन्फर्म भी की है। और उनसे बोलता है कुछ नया। मैंने डिस्कवर किया है कि मेरा फेस लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। साला तो अपनी तारीफ कर रहा है। ये सुन के हमारे एमसी के रिएक्शन भी हमारी तरह ही होती है। और फिर अपने बालों को स्टाइल से लगाते हुए बोलता है कि हमें वापस जाकर पैट्रियास को बताना नहीं चाहिए इन इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसमें हमारा एमसी बोलता है नहीं हम अभी नहीं जा रहे। इसमें बोलता है क्या अभी नहीं। इसमें हमारा एमसी बोलता है हमें कुछ फिनिश करना है। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है तुम कर क्या रहे हो, जल्दी इधर आओ। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और बोल रही होती है यंग मास्टर मेरे पास कोई है जिससे मुझे शादी करनी है, तो मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। फिर हम उसी सिंडिकेट के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है बेट पल्ले अलर्ट है, तुम्हारे पास कोई है जिससे तुम्हें शादी करनी है। वो बेचारी मेड लड़की बोलती है यस मास्टर, इसीलिए मैं आपको सर्व नहीं कर सकती। तो एक कमीना उस समय बोलता है क्योंकि हमें उस बंदे को मार डालो जिससे तुम शादी करने वाली हो, या कि वो लड़की बहुत ज़्यादा करना चाहती है। और लड़की को उस स्माइल के साथ बोलता है तो सर्व करो या फिर उसकी लाइफ, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जल्दी डिसीजन लो। वो लड़की रो रही होती है। यस सही सुना, अभी उस बंदे को कोई मारने की ज़रूरत नहीं है जिसको तुम शादी करने वाली हो। वो लड़की रोते हुए अपने कपड़े उतारने वाली होती है कि तब कहीं से तेज भीग आती जो कि दरवाज़ा तोड़ते लड़की भी रुक जाती है। जब मास्टर उस तरफ देखता है तो फिर कोई आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है डरो मत, मैं बस तुम्हारी प्रेशर में कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया है ताकि तुम हिल ना सको। बच्चे सारे बच्चे, फिर वो बोलता है बच्चे सारे मैन इज्जत से नहीं होते, तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम एक ऐसे बंदे से हट जाओगे जो कि कुत्ता है। पर इस दुनिया में सारे कुत्तों को पागलों की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार हो कौन तुम जो इधर आके इतना बकवास कर रहा है। वो लड़की बेहोश हो रही होती है जो कि इस बंदे ने ही की होती है जो कि हमारा एमसी ही है एक्चुअली, मैं पहले ही बता दूं। फिर उस लड़की को बेहोश करते हुए बोलता है अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ और अपने फियांसे के साथ अच्छे से रहो। वो बंदा मन में सोचता है मैंने ये वॉइस कहीं ना कहीं तो सुनी हुई है, याद आता कि कौन है। वो बोलता है मुझे बात बोलना कि ये तुम हो बी, लेकिन वो कुछ कर पाता है इससे पहले ही एमसी अपना स्वॉर्ड उसके पेट अंदर घुसा देता है और उसको पूरे पेट को चीर देता है। वो तड़प रहा होता है कि प्लीज मत मारो मुझे। फिर हमारा एमसी बोलता है जब इस बच्ची ने तुम्हारे सामने भीख मांगी थी, जब इतने सारे लोगों ने तुम्हारे सामने भीख मांगी, तब तुमने क्या की थी। फिर उसके पूरे शरीर को चीर देता है
और इससे मिलता है सेटिस्फैक्शन। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी हॉल को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस जगह पे था, जो कि उसको साथ दे रहा था। ये वॉइस लीडर है इस पूरी सिंडिकेट के, जो कि बोल रहा होता है सर हमें अभी ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए ऐसे ही। तो ये सुन के लीडर बोलता क्या कहा तुमने, अटैक नहीं करना चाहिए? क्या तुमने बस यही कहा? तुमने देखा ना मेरा बच्चा बस मरने ही वाला था, तुम इस रिस्पॉन्सिबल एक्शन को कैसे संभालोगे तुम बताओ? वो मन में सोचता है यंग पैट्रियस ने पहले ही किलिंग मोब यूज़ किया था तो ये उसकी गलती थी ना, और फिर भी इन लोगों को कौन समझाए। फिर लीडर जाते हुए बोलते हैं अभी तक कोई बेकार बात करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द रेडी होना चाहिए, हमें भी अटैक करने जाना है। पर वो फिर भी बोलते हैं, वॉइस लीडर फिर भी बोलते हैं सर इस पर हमें एक बार और सोचिए। लीडर फिर साइड से कोई बोलता है आखिरकार तुम इतने अच्छे कब से होने लगे? फिर ये वाला बंदा बोलता है तुम फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, जो कि ब्लड हॉर्न है इसका नाम। वॉइस लीडर इसकी तरफ देखते हुए सोचते हैं ब्लड हॉर्न बोलता है आखिरकार तुम इस मैटर को कैसे संभालोगे? जिन लोगों को हमने जमा किए है वो लोग अपने नहीं है, वो लोग थोड़ी देर तक वेट करेंगे पर ज़्यादा देर तक वेट नहीं करने वाले। अगर उनको ज़्यादा तक हम वेट करवाएंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी लीक हो सकती है। तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तुम्हें मुझे क्लियर आंसर देना चाहिए कि तुम अभी क्या करना चाहते हो। लीडर बोलते हैं ये नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द अटैक करने चाहिए। वॉइस लीडर फिर भी बोलते हैं लीडर बोलते हैं वॉइस लीडर क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? वॉइस लीडर बोलते हैं आपको पता है कि मेरा मीन ये नहीं था। वॉइस लीडर बोलते हैं क्या तुमने अभी बोला ट्रस्ट, जो कि जानू में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस पूरे जानू में बस एक ही रूल है और वो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रूल करेंगे और वीकर रोल्ड होंगे। उन्होंने सोचते हैं बात सही है पर हम एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होने के नाते ये नहीं कर सकते। फिर वो बोलते हैं लीडर अगर आपने वहाँ पे अटैक किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बचा पाऊंगा। उसका लीडर गुस्से में बोलते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे कंडीशन यूज़ करने के इस टाइम पे मेरे सामने? चले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। मन में सोचते हैं लीडर क्या आपने अभी नहीं बोला? तो वो बोलते हैं लीडर उनको एक भी नहीं सुनते और बोलते हैं चले जाओ यहाँ से। एंड बोलते हैं क्या तुम सच में मरना चाहते हो? वॉइस लीडर सोचते हैं मैंने इनको 20 ईयर तक सर्व किया है, 20 साल तक मैंने इनको सर्व किया और मुझे अभी ये रिजल्ट मिला। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता था कि ये भी हो। फिर वॉइस लीडर कुछ भी ना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे से लीडर बोलते हैं यूजलेस। वॉइस लीडर बाहर के मन में सोचते हैं ये लोग कितने बुरे हो सकते हैं, इतने नीचे गिर गए ये। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रहकर ग्रो कभी भी कर पाऊंगा। आई गेस मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और जब वो सामने देखते हैं तब वहाँ पे हमारा एमसी होता है जो कि अपना स्वॉर्ड खड़ा होता है। वॉइस लीडर अपने स्वॉर्ड निकालते हुए अंकल कौन हो तुम? और एमसी बोलता है वॉइस लीडर क्या आप इन सबका ऐसे ही एंड करना चाहते हैं? और एक ही सेकंड में वॉइस लीडर के पास से गुजरते हुए बोलता है और एमसी ये बोल रहा है मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम सच में अपने लाइफ को ऐसे पागलों को सर्व करते हुए देना चाहते हो? वॉइस लीडर अपने मन में सोचते हैं ये बंदा एक मास्टर है। और एमसी बोलता है क्या तुम अपने लाइफ को ऐसे ही एंड करना चाहते हो इस जगह पे, इस घटिया जगह पे रह के? तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं आऊँगा। शायद ये तुम्हारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है। ओके तो वीडियो को मैं अभी के लिए यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मेरी अंदर और एनर्जी नहीं है और वीडियो बनाने की। अगर तुम लोगों को पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय।